हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा लास्ट सीरीज है, जिसमें हम 2019 से लेकर के 2021 तक के यूपीएससी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ रखा है। इससे पहले हमने 1995 से लेकर के 2018 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, जो कि हमने टोटल 7 लेक्चर में कंप्लीट किया। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट संडे से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपीएससी ने इन 27 साल में पूछा है। और मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक आपकी पॉलिटी कंप्लीट की जा चुकी है। सेकंड बुक का कल हम लास्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 10 डेवलपमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें टोटल चैप्टर 1 से लेके 11 चैप्टर है, उसको भी कंप्लीट किया जा चुका है विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो हमारा ये 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, उसमें हमने एशियंट और मिडिवल ये दोनों कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा मॉडर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कि हम कौन सा सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम अपना पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे। रीजन ये होगा क्योंकि अभी हमारा जो वीडियो सीरीज चल रहा है वो पॉलिटिकल का ही चल रहा है। तो जब कल हम अपना सेकंड बुक कंप्लीट कर लेंगे 11th क्लास का, तब हम अपना एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें अप्रोक्स 5 चैप्टर है। वो कंप्लीट होने के बाद हम अपने 12th क्लास की फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें हम 2019 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड्स, हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक वीडियो में कि आप पहले ये देखिए कि आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जब माइंड पे प्रेशर रहता है एग्जाम हॉल पे, तो हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है, वो करेक्ट में पूछ रहा है या इनकरेक्ट में पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले ये इंश्योर कीजिए क्वेश्चंस में कि आपसे वो पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट में पूछ रहा है। करेक्ट में पूछा है तो आपको करेक्ट में बताना है, इनकरेक्ट में पूछे तो वो स्टेटमेंट बताना है जो उसमें गलत दिए गए। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग में। जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म लाए गए थे, तो उससे रिगार्डिंग में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, वो ये कहता है कि जो हमारा सेलिंग लॉ है, यानी कि जो हमारा सेलिंग कानून है, उसका जो एम है यानी कि जो उद्देश्य है, वो क्या था, फैमिली होल्डिंग था, ना कि इंडिविजुअल होल्डिंग। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसका जो मेजर एम था, यानी कि जो हमारा, यानी कि अगर हम बात करते हैं सेलिंग कानून है, उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था लैंड रिफॉर्म लाना, कि जितने भी जो लैंडलेस एग्रीकल्चर फार्मर है उनको एग्रीकल्चर के लिए जमीन प्रोवाइड कराना। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसके जो परिणाम है, उसका जो परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि नजदीकी फसलों के बीच में क्या है, खेती के प्रमुख रूप में हुई थी। और चौथा स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो लैंड रिफॉर्म है परमिट नो एक्समेंशन ऑफ द सेलिंग लिमिटेड, यानी कि भूमि सुधार के अधिनियम सीमा तक कई छूट, कोई यानी कि कोई छूट नहीं था। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड, यदि आपने अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसे एज अ टेस्ट देख सकते हैं, या जो अपना हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो अपना एज अ प्रैक्टिस की तरह इस वीडियो सीरीज को लेके, यानी कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले आंसर लिखिए अपने अकॉर्डिंग कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तब आप आंसर देखिए कि आंसर आपका सही है या गलत। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और किस डायरेक्शन में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि अगर हम अधिकांश राज्यों की बात करें, तो शुरू में क्या है, सीमा व्यक्तिगत पर लगाई गई थी, ना कि पारिवारिक होल्डिंग पे। फिर वहीं पे बात करें जिसमें भूमि स्वामी को केवल सीमा से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने रिश्तेदारों के नाम पे क्या किया था, तो होल्डिंग यानी कि खेत को बांट दिया था। और फिर अगर हम बात करें, तो जिसकी वजह से क्या है, विभाजन करने में समक्ष क्या है, इन्हें बनाया गया था। इसलिए जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरी योजना की जो सिफारिशों थी के बावजूद क्या था, अधिकांश राज्यों द्वारा क्या है, जो सिंगली लॉ था, हमारा सेलिंग लॉ था,
उसमें क्या है, बड़ी संख्या में छूट की अनुमति दी गई थी। और भूमि की जो कुछ श्रेणियों को सेलिंग से छूट दी जा सकती थी। ये जैसे कि हम बात करते हैं चाय, कॉफी, रबर की जो प्लांटिंग था उसमें। फिर हम बात करते हैं बाग, विशेष खेत आदि में इन्हें क्या किया जा सकता था, तो छूट दी जा सकती थी। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो गलत हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सी, हमारा इसलिए गलत है क्यों, क्योंकि भारत में अगर हम बात करते हैं नकदी फसल की जो खेती थी प्रमुख होने के लिए भूमि सुधार जिम्मेदार नहीं था। इसके अलावा खेती के तहत क्या है, भारत के अधिकांश क्षेत्र में क्या था, खाद्यान्न और अनाज रखे हुए थे। इसलिए जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट था वो भी, यानी कि जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। और बचता है हमारे पास बी ऑप्शन, यानी कि बी स्टेटमेंट, और वो एक सुटेबल आंसर है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और ये सवाल कब पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था 2019 में। अब करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन 2019 का ही है। इसमें ये बताने कि आपके पास जो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट चार्टर एक्ट 1813 के। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था। और ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, और जो चाय की जो खेती होती थी वो किसके साथ, यानी कि चाय का जो व्यापार होता था वो किसके साथ होता था, तो चाइना के साथ होता था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसने कंपनी के कब्जे वाले जो भारतीय क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता पर जोर दिया था। और तीसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि भारत के जो राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का क्या था, तो नियंत्रण हो गया था। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप में से किसी ने 2021 में यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया हो तो उसमें यूपीएससी ने एक चेंजेस किया था कि आपको इस तरीके के ऑप्शंस को चेंज करके उसने किस तरीके से कर दिया था। ओनली, पहला ऑप्शन रखा था ओनली वन पेयर, दूसरा ऑप्शन रखा था ओनली टू पेयर, ओनली टू पेयर, तीसरा रखा था थ्री पेयर, और आपको चौथा ऑप्शन कर दिया था नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ऑप्शन में टिक बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है, और आप अपना दूसरा ऑप्शन में भी टिक लगा सकते हैं। बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करें भारत में व्यापार पर कंपनी का क्या था, एक अधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बनाए रखा था। इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्राउन के संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही कंपनी ने क्या किया था, तो 20 वर्षों के लिए प्रदेशों और राजस्व पर कब्जा बनाए रखा था। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो गलत है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो क्या है, ऑप्शन ए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ओनली पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि आप पेयर में लगाए तो हमारा ओनली टू पेयर करेक्ट निकलेगा आंसर। तो इस हिसाब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हमारा जो यूपीएससी ने जो अपने ऑप्शन में पैटर्न चेंज किया है तो आप उसके हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा पेयर करेक्ट है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन से मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन लीडर कौन था। यानी कि एक साइड आपको मूवमेंट का नाम दिया है और दूसरे साइड उसके लीडर का नाम दिया है। आपको बताना है कि कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है। पहला है ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग। किसके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था, महात्मा गांधी जी के लिए लीडरशिप में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती के लीडरशिप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और तीसरा है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि ए वी रामास्वामी डी नायकर के लीडरशिप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना है इसमें से करेक्टली कौन सा मैच है। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन, ओनली वन टू, ओनली टू थ्री, ओनली वन टू थ्री फोर, यानी कि तीनों। इसको हम 2021 के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली वन पेयर, ओनली
1 पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ओनली 2 पेयर, ओनली 2 पेयर। सी हो जाएगा आपका 3 पेयर, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नन ऑफ दी। तो आप इसमें से भी दोनों में ऑप्शन लगाइए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों के तीनों पेयर क्या है तो करेक्ट है। और अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 पेयर्स आर करेक्ट। अगर हम बात करते हैं किसमें, जेल में रहते हुए महात्मा गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग सितंबर 1932 में किया गया था। फिर हम बात करते हैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा, और ये जो सभा थी किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, लखनऊ में। कब, तो अप्रैल 1936 में। और किसके प्रेसिडेंसी में, यानी कि किसके अंडर में, तो एनजी रंगा के, जो कि वहां के कौन थे, तो जनरल सेक्रेटरी थे। कब, तो 1920 ड्यूरेशन में। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, जो हमारी नॉन ब्राह्मिन्स ऑर्गेनाइज यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थे, वो किसके द्वारा लीड किया गया था, तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा इसको लीड किया गया था। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि हमारे तीनों पेयर करेक्ट है। अब बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि जो 20th सेंचुरी में जो हमारे इंडिगो कल्टीवेशन है वो भारत के अंदर डिक्लाइन होने का क्या कारण था। ऑप्शन ए है आपके पास कि प्लांट्स के दमनकारी आचरण के लिए किसान ने विरोध किया था। दूसरा है कि नए आविष्कारों के कारण, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं कि नए आविष्कारों के कारण क्या हुआ था, विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता हुई थी। यानी कि इसमें क्या देखने को मिली थी, न्यू मार्केट की वजह से, यानी कि न्यू इन्वेंशंस की वजह से वर्ल्ड मार्केट में ये क्या देखने को मिला था, एक अनप्रॉफिटेबल एबिलिटी देखने के वजह से क्या था कि 20th सेंचुरी में इंडियन कल्टीवेशंस यानी कि इंडिगो कल्टीवेशंस में गिरावट आई थी। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि जो नेशनल लीडर है अपोजिशंस ऑफ द कल्टीवेशंस इंडिगो, यानी कि जितने भी जो नेशनल लीडर है उनके द्वारा इंडिगो कल्टीवेशंस का अपोजिशन यानी कि क्या किया था, तो विरोध किया था। और ऑप्शन डी है हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था प्लांटर्स को, यानी कि जो जितने भी जो बागानी मालिक होते थे उनको कंट्रोल किया जाता था। तो इसमें से बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो वो कब से कब निकल के आता है, 1 जनवरी 1901 से लेकर के 31 दिसंबर 2002 के बीच में हम कहते हैं वो 20th सेंचुरी था। फिर अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं तो इंडिगो जो कल्टीवेशंस का जो डिक्लाइन हुआ था वो कब हुआ था, 1901 के स्टार्टिंग में हुआ था। फिर वहीं पे बात करते हैं जो गांधी जी है उनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या नहीं बैठ रहा है, एक सुटेबल फिट नहीं बैठ रहा है इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर वहीं पे बात करते हैं मार्च 1859 में हजारों रैयत के द्वारा क्या है, नील उगाने से क्या किया था, तो इनकार कर दिया गया था। जैसे ही विद्रोह फैलते गए तो जितने भी जो रैयत से यानी कि जो राइट से उन्होंने बाग मालिकों को क्या था, तो बाग मालिकों को लगान देने से फिर क्या कर दिया था, तो मना कर दिया गया था। फिर वहीं पे फिर हम बात करते हैं जितने भी जो हथियार थे, जैसे कि हम बात करते हैं तलवार, भाले, धनुष, तीर जैसे लेस जितने भी जो नील की जो कारखाने थे उन पर हमला कर दिया था। फिर विद्रोह के बाद क्या बंगाल में नील के जो उत्पादक थे उसको फिर से उसकी वजह से क्या उत्पादन फिर से गिर गया था। लेकिन बाग मालिक यानी कि जितने भी जो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जितने भी जो प्लांटर्स थे वो फिर कहाँ, तो बंगाल से वो फिर कहाँ शिफ्ट हो गए, बिहार के अंदर वे शिफ्ट हो गए थे। फिर वहीं पे बात करें 19वीं शताब्दी के अंतर्गत में क्या था, तो सिंथेटिक जो रंगों की क्या है खोज हुई थी, के साथ साथ उनका व्यवसाय गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। लेकिन फिर भी वे यानी कि फिर भी वे उत्पादन में क्या थे, सफल रहे थे। और दूसरे शब्द में कहें अगर हम इन अदर वर्ड्स की बात करें तो इन्वेंशन जो आर्टिफिशियल इन्वेंशन था वो क्या था, डाई डिड नॉट द अफेक्टेड हिम, यानी कि जो हमारा के बात करते हैं कृत्रिम रंग की जो आविष्कार थे उन्होंने अभी तक इसे प्रभावित नहीं किया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। ये 2020 में पूछा गया था। इसमें आपसे ये बताना है कि जो वेलेस्ली इस्टेब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में स्थापित किया था, इसका क्या कारण था, वो क्यों स्थापित किया गया था। पहला है आपके पास, उन्होंने लंदन में निर्देशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा था। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, ही वांटेड टू रिव्यू इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया, यानी कि वो चाहते थे कि भारत में जो प्राच्य शिक्षा के रूप में उन्हें रुचि थी और उनको पुनर्जीवित वो करना चाहते थे। तीसरा स्टेटमेंट है, वह विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान कराना चाहते थे। और चौथा जो स्टेटमेंट है, ही वांट टू, यानी कि जितने भी जो ब्रिटिश सिविलियंस थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भारत में वो क्या करना चाहते थे, तो परीक्षित करना चाहते थे। तो इनमें से बताने इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो हमारे लॉर्ड वेलेस्ली थे 1798 से 1805 तक, उन्होंने उनके द्वारा क्या यूरोपीय सिविल सेवकों के लिए एक पर्याप्त परीक्षण वो चाहते थे, यानी कि जितने भी यूरोपियन सिविल सर्वेंट थे। फिर हम बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया गया था इसलिए ताकि जितने भी जो सिविल सर्वेंट है उन सबको वो क्या कर सके, 3 महीने के लिए यानी कि 3 साल के लिए आफ्टर पोस्टिंग, यानी कि सिविल पोस्टिंग से पहले वो 3 साल के लिए क्या देना चाहते थे, तो ट्रेनिंग देना चाहते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उन्हें इस ट्रेनिंग से क्या था, तो भय था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम माइट रिजल्ट, अगर हम बात करते हैं कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप जितने भी जो सिविल सेवकों की जो वफादारी लंदन से कलकत्ता में हस्तांतरित हो सकती थी, लेकिन मतलब इसलिए 1802 में फोर्ट विलियम ने कॉलेज को बंद कर दिया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट एक्सप्लेशन करता है किसके बारे में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस भारत के अंदर ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। तो पहला है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर यानी कि यूनाइट, यानी कि भारत के अंदर जितने भी जो हस्तशिल्प थे उसको बर्बाद कर दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास कि भारतीय पाट उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनों का यूज किया जाने लगा था, यानी कि मशीनें आ गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है आपके पास, रेलवे लाइंस बिछाने, यानी कि भारत के कई पार्ट, यानी कि इंडिया कंट्री के कई पार्ट में क्या है, रेलवे लाइंस बिछाई गई थी। चौथा स्टेटमेंट आपके पास, हैवी ड्यूटी इम्पोज किया गया था जो भी ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटेन से आए हुए मैन्युफैक्चरर्स जो इम्पोर्ट्स होते थे उस पर क्या है, काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, यानी कि काफी ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे। तो इसका जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो जितनी भी जो मशीन थी, यानी कि मशीनें बहुत कम थी, उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पेश किया था, इसलिए जो हमारा बी स्टेटमेंट है वो क्या होता है, गलत हो जाता। तो क्योंकि यहाँ पे ये कब हुआ था, ये 20th सेंचुरी में हुआ था और उस टाइम पे मशीन काफी ज्यादा कम थी। फिर हम बात करते हैं, हम कंट्री के अंदर जो रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 1850 में। फिर वहीं पे बात करते हैं 19वीं शताब्दी में कई उत्तराखंड में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, इसलिए जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, अगर बात करते हैं किसके बारे में, ब्रिटिश माल को शुल्क, यानी कि ये क्या था हमारा, अगर जितनी भी जो ब्रिटिश की जो वस्तुएं होती थी वो क्या होती थी, गिवन उन पे ड्यूटी फ्री ट्रेड था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उस पर काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, इसलिए जो हमारा तीसरा यानी कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। और करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि भारत के, यानी कि अगर बात करते हैं किस बारे में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हुआ था, वो कब हुआ था, तो उसका एक कारण क्या था कि भारत के अंदर जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट थे उन सबको क्या किया था, तो बर्बाद कर दिया गया था। अब बात करते हैं हम अपने सेवंथ क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2020 में ही पूछा गया था। क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि जो द वाइटल, फिर हम बात करते हैं हिंसक, जो अछूत लोगों को लक्षित दर्शनों के रूप में रखने वाली पहली मानसिक पत्रिका द्वारा जो प्रकाशित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, आपको उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है गोपाल बाबा अब वालकनकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है हमारे पास मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन डी है भीमराव, यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखने को आपको मिलेगा ऑप्शन ए। अगर हम एक्सप्लेनेशंस के अकॉर्डिंग बात करें
तो जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे और महात्मा गांधी थे, उन्होंने वो 19th सेंचुरी में इस कार्य में शामिल हुए थे। और जो अगर हम बात करते हैं ज्योतिबा फूले के द्वारा, उन्होंने गुलामी गिरी एक किताब लिखी थी। और इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या होता है, करेक्ट होता है। तो इसलिए जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गोपाल बाबा वाल्केनगर के बारे में, वो लीडर थे किसके, महार मूवमेंट के, जो कि 19th सेंचुरी में चलाया गया था। फिर हम बात करते हैं वही एक सर्विसमैन थे और उनकी डिमांड थी कि और भी जॉब्स आर्मी के अंदर और अदर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर दी जानी चाहिए। और फिर बात करते हैं उनके द्वारा ही क्या है वे जो अगर हम बात करते हैं कि गोपाल बाबा जो वाल्केनर थे वो क्या थे, जो ज्योतिबा फुले के समकालीन थे। और ने गोपाल बाबा के द्वारा ही क्या है वाइटल विधानसक प्रकाशित किया था। इसलिए जिसका राइट आंसर वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी आपको बताना है कि हमारे पास जो दो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यानी कि अगर हम बात करते हैं मेंटोगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स जो कि रिकमेंडेड किया गया था गारंटीड वोटिंग पार्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन अबव द 21। यानी कि अगर हम बात करते हैं मेंटोगो क्लेम्सफोर्ड ने 21 वर्ष के ऊपर सभी महिलाओं को मतदान देने का अधिकार देने की सिफारिश की थी। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1905 था, उसने ह्यूमन को रिजर्व सीट दिया था किसके अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर। तो इसमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। और पहला है सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करते हैं मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म के बारे में, जिसे हम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, उसमें सभी महिलाओं के लिए क्या है वोटिंग देने का अधिकार नहीं था। उसमें से कुछ ही महिलाओं के पास वोटिंग देने का अधिकार था, जिसमें से उनके द्वारा क्या है कुछ क्वालिफिकेशंस और कैटेगरिया क्या है डिसाइड किया गया था। और ये एक कारण था जिसकी वजह से सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार उस समय नहीं गया था, यानी कि कुछ ही महिलाओं के पास वोट देने का अधिकार था। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें, तो उसमें जितनी भी जो ह्यूमन थी उनको एक रिजर्वेशन सीट देने की बात रखी गई थी किसके अंदर, तो सिस्टम ऑफ वेटेज ऑफ ह्यूमन मेंबर्स। यानी कि बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, उसमें सीटों का आरक्षण महिला सदस्यों को और भारंग की व्यवस्था के लिए दिया गया था। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। ये भी 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको बताना है कि जो हमारा एसोसिएटेड एज द यानी कि जो हमारा सेक्रेटा के रूप में जो हिंदू फीमेल स्कूल है, विच लेटर कम टू बी नाउ द बेथुने फीमेल, यानी कि बेथुने फीमेल स्कूल। यानी कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू महिला स्कूल के साथ सेक्रेटा के रूप में जुड़ा था, जिसके बाद बेथेन्यून महिला स्कूल के नाम से भी इसे जाना जाने लगा। ऑप्शन ए है आपके पास एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है आपके पास देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर हम बात करते हैं किस बारे में, बेथुने स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये किया गया था जेईडी बेंथने के द्वारा। और ये पहले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इस स्कूल के वो पहले फर्स्ट सेक्रेटरी थे। और अब बात करते हैं पंडित विद्यासागर विद्यासागर के यानी कि यानी कि हम बात करते हैं प्रथम जो सचिव थे वो कौन थे, यानी कि पंडित ईश्वर चंद्र, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही हम किसके नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा ही प्रमोट किया गया था गर्ल्स एजुकेशन और विंडो रीमैरिज मूवमेंट को। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। 10th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग में आपके पास जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है आपके पास कि जो निजामत ऑफ आरकॉट इमर्ज आउट ऑफ द हैदरा
वह स्टेट यानी कि आर्कोट का जो निजामत है हैदराबाद का राज्य से उभरा। दूसरा स्टेटमेंट है मैसूर किंगडम जो इमर्ज हुआ था विजयनगर एम्पायर से। तीसरा है कि रखील खंड किंगडम जो फॉर्म्ड हुआ था आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुरानी। यानी कि आपको ये बात यानी कि ये इसमें ये कहा कि जो रोहिल खंड साम्राज्य का जो गठन हुआ था अहमद शाह दुरानी के कब्जे वाले क्षेत्र में किया गया था। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेट यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा और ऑप्शन डी है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि हम इसमें से एलिमिनेट कर देते कि मान लेते कि हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट वो गलत है, तो जिसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। और हमें ये भी पता है कि पहला स्टेटमेंट यदि सही है तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन ए। जैसे कि अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बाद मुगल राजनीति कमजोर होने के कारण क्या है हैदराबाद राज्य से स्वतंत्र होकर के उभरा था। फिर अगर हम बात करते हैं मैसूर किंगडम क्या है एक इंडिपेंडेंट बना था किससे, विजयनगर एम्पायर से। कब, तो 1612 में। फिर अगर बात करते हैं रोहिला खंड जो अफगान स्टेट का जो फॉर्म हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के कारण हुआ था, ना कि अहमद शाह दुर्रानी के कारण। इसलिए जो वहां पे हमारा तीसरा स्टेटमेंट था वो क्या होता, गलत था। और राइट आंसर जो निकल के आया वो निकल के आया ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन का। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि 17वीं शताब्दी की जो पहली तिमाही में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने निम्नलिखित में से इसमें स्थित थे। यानी कि आपको ये बताना है कि जो 17th सेंचुरी के टाइम पे जो फर्स्ट क्वार्टर में वो बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कहाँ स्थापित था। ऑप्शन ए है ब्रॉच, ऑप्शन बी है आपके पास चिकागोल, ऑप्शन डी है ऑप्शन यानी कि तीसरा है त्रिचिनोपोली। तो इसका जो हो आपको बताना है कि कौन सा कोड इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है 1 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करते हैं पहली शताब्दी में जो पहली तिमाही था वो क्या है 1601 से 1625 की अवधि में वो संदर्भित करता है। और इसके दौरान क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधार था वो कहाँ था, तो सूरत, भरूच जो कि बड़ौच और अहमदाबाद आदि में था। वहीं पे बात करते हैं हम किसके बारे में, टाइकोनोपोली जो कि त्रिशी यानी कि अगर हम बात करते हैं 17th सेंचुरी के कहाँ पे था, तो उत्तरायण में ब्रिटिश प्रभाव में आ गया था। यह कर्नाटका राज्य में नियंत्रित था। दूसरे कर्नाटका यानी कि दूसरे कर्नाटका युद्ध में प्रभुता से आया और समाप्त हो गया था। 1794 से 1754 में आसानी से हो सकता था। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है तो करेक्ट है। वहीं पे अगर हम आगे की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो जो चिकाकोले है उत्तरी सरकार का एक हिस्सा था जिसमें कपड़ा केंद्र के लिए जाना जाता था। अगर हम पहले एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें जो कि 1766 में हुआ था, तो इसके बाद क्या है हैदराबाद के जो निजाम है इसे अंग्रेजों द्वारा क्या है इसे ले लिया गया था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में जो कि 2021 में ही पूछा गया था। 12th क्वेश्चन में बताना है कि अकॉर्डिंग जो पुर्तगीज है यानी कि जो पुर्तगीज का जो एक यात्री है जो कि जिसका क्या नाम है, जिसका नाम अगर हम जिसके नाम की बात करें न्यूजी, न्यूजी के अनुसार न्यूजी ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी जो कि विजयनगर एम्पायर में के टाइम पे वो आए थे, तो उनमें बताना है कि उन्होंने विजयनगर एम्पायर की जो ह्यूमन है यानी कि जो महिलाएं थी उनको किस किस सेक्टर के लिए उनको अपनी किताब में विशेष यानी कि विशेषज्ञ यानी कि उन्होंने अपनी किताब में कि महिलाओं की किस किस विशेषज्ञ के क्षेत्र के बारे में लिखा था। ऑप्शन ए है वेस्टलिंग यानी कि कुश्ती, जो ऑप्शन यानी कि दूसरा है एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिषी, तीसरा है अकाउंटिंग लेखक और चौथा है हमारा शुभांकर। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यानी कि कौन सा सेक्टर करेक्ट है जो कि न्यूजी ने अपनी पुस्तक में लिखा था रिगार्डिंग वुमेन के बारे में यानी कि ह्यूमन एरिया के बारे में जो कि एम्पायर यानी कि विजयनगर एम्पायर से के टाइम पे। तो ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी है पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन सी है सिर्फ दूसरा चौथा और ऑप्शन डी है पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि सारे एरिया सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी।
यानी कि चारों के चारों एरिया क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं प्रेनियो निजू, वो क्या थे 1534 से 1537 के बीच में, वो क्या एक पुर्तगीज ट्रेवलर थे जो कि विजयनगर किंगडम के पोर्ट में वो रहते थे। फिर वहीं पे बात करें जो, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं अच्युत राया ने इन सभी प्रोफेशंस को मेंशंस किया था ह्यूमन के फील्ड के लिए, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं 13th क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको बताना है कि जो हमारे मदाना पेले हैं ऑफ द आंध्र प्रदेश रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उनके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है, यानी कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पेंगली वेंकैया है उनके द्वारा भारत का तिरंगा डिजाइन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है पट्टाभी सीतारमैया रमैया ने आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र के क्षेत्र में भारत छोड़ो यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तीसरा स्टेटमेंट है, यानी कि सी है, कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नेशनल एंथम को वो बंगाली से यानी कि इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास मैडम, अगर हम बात करते हैं मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑल्टो यानी कि ऑल्टकोट ने सबसे पहले यह थियोसिस थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो इसमें से बताने की करेक्ट ऑप्शन कौन सा, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। यानी कि अगर हम बात करते हैं पिंगली वेंकैया के द्वारा अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1921 में विजयवाड़ा में राष्ट्रध्वज फहराया गया था, और डिजाइन किनके द्वारा किया गया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, उनके द्वारा पूरी समिति के साथ क्या है गिरफ्तार कर लिया गया था, और 3 साल तक बिना किसी बाहरी संपर्क के महाराष्ट्र के अहमदनगर किले में उन्हें कैद कर दिया गया था। फिर वहीं पे बात करते हैं किनके बारे में, जो मडामे ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकोट ने 1882 में क्या है मद्रास के पास आइडर आइडर में क्या है आइडर में थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आपके पास 3 स्टेटमेंट दिए गए, 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है आपके पास, यानी कि एसटी फ्रांसिस जेवियर, जो कि जेडोइड ऑर्डर के समर्थक सदस्यों में से एक थे। फिर दूसरा स्टेटमेंट है एसटी फ्रांसिस जेवियर को गोवा में मृत्यु यानी कि गोवा में उनकी मृत्यु हुई थी, और वहां एक चर्च उन्हें समर्पित किया गया, यानी कि उनके समर्पित में एक चर्च बनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारे एसटी फ्रांसिस जेवियर का जो पूर्व प्रत्येक वर्ष गोवा में मनाया जाता है, यानी कि हर साल उनके नाम से गोवा में हर साल क्या है एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 2, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी है 1 3, ऑप्शन डी है 1 2 3। यदि हम इसको न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग समझे तो ऑप्शन ए है ओनली 1 पेयर, ओनली 1 पेयर। बी है ओनली 2 पेयर, ऑप्शन सी है 3 पेयर, डी है नन ऑफ दी above, नन ऑफ दी above। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और सी पे क्या है, यानी कि सिर्फ हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, और अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है इनकी डेथ गोवा में नहीं बल्कि हांगकांग में हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हांगकांग में हुई थी तब उनको गोवा लाया गया था, लेकिन जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में कह रहा है कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, हांगकांग में हुई थी। और जैसे ही हमें पता चलता है कि दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो जिसमें ऑप्शन 2 है जैसे कि डी बी और ए क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है, और हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन सी। अब इसके एक्सप्लेशंस की बात करते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेशंस को देखें तो क्या है,
तो जो हमारे फ्रांसीसी जेवियर थे, फ्रांसीसी जेवियर, वो भारत में एक क्या थे, जेसुइट ऑर्डर की क्या है स्थापना, यानी कि स्थापना करने वाले एक ईसाई की मिशनरियों में से एक थे। वहीं पे बात करते हैं 1540 में गोवा, गोवा गोवा में क्या बोलते हैं किसके, यानी कि गोवा में जो इनक्वायरी है इसकी ये क्या थे, एक जिम्मेदार थे। और वहीं पे बात करते हैं इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ हुई थी, हांगकांग के क्षेत्र में हुई थी। और बाद में उनके शरीर को गोवा लाया गया था और एक चर्च उनके नाम से बनाया गया था। और हर साल हम 3 दिसंबर को गोवा में उनके जन्मदिन के तौर पे मनाते हैं, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 27 ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने 1995 से लेकर के 2021 तक पूछ रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब जो हम अपना वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो संडे संडे को आएगा, वो होगा हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। जब हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम अपना पॉलिटी का अब जो पेपर डिस्कशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।